अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात को करने जा रहे हैं। इसमें हम जो पिछले मौजू हैं उनको भी थोड़ा सा उनका जायज़ा लेंगे ताकि आप आसानी से इन सवालात को हल कर सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। इसके अंदर हम बाब नंबर 4 के जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स पढ़े हैं और एटम आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड क्यों बनाते हैं इसकी वजूहात पढ़ी हैं और इसके अलावा बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो खसूसियात हैं उनके बारे में पढ़ा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करने जा रहे हैं। इसमें हर कसीरुल इंतखाबी सवाल के साथ कोई ना कोई मौजू जुड़ा हुआ है जो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ बयान करता जाऊं। पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? एटम एक दूसरे के साथ इसलिए रिएक्ट करते हैं, ए इंतखाब, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, सी, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारा जो जवाब सी है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट तब करेंगे जब वो मुस्तहकम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे नोबल गैसेस यानी कि हीलियम नियोन भी एटम है, लेकिन वो किसी दूसरे एटम को अपनी तरफ नहीं खींचते। उसकी वजह यह है कि वो मुस्तहकम होते हैं। तो मुस्तहकम होना असल हमारा काम है। अगर कोई एटम मुस्तहकम हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसी को दे देगा। इलेक्ट्रॉन किसी के साथ उसका इश्तराक करके अपने आप को मुस्तहकम कर लेगा, यानी कि स्टेबल होना, मुस्तहकम होना। ये हमारा असल में नतीजा है कि एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, इस वजह का। दूसरा सवाल, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करेगा। अब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखें, जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो हैं, इनके जो वैलेंस शेल हैं उनमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को निकाल के। वैसे भी पीरियोडिक टेबल के अक्सर एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के एटम चाहते हैं कि हम किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। इसको हम पढ़ते आए हैं ऑक्टेट रूल। इसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से पढ़ते आए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो वह इस्तेकाम की जानिब गामजन हो जाएगा। अब इस्तेकाम हासिल करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जिसके बाद 6 हैं वो कैसे पूरे करेगा? यकीनन वो दो किसी से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए दो किसी से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। वो 6 के 6 निकाल नहीं सकता, हाँ दो जरूर हासिल कर सकता है। तो उसकी कोशिश होगी वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले। जो इसमें सी वाला इंतखाब है वो दुरुस्त है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब आप कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ इश्तराक भी कर सकता है। ऐसा दुरुस्त है कि वैलेंस शेल में जिसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 का इश्तराक भी कर सकता है, क्योंकि 2 का इश्तराक करने से, जैसे ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को का इश्तराक कर लेती है हाइड्रोजन के साथ, जिसके जरिए उसके वैलेंस शेल में उसको लगता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को लगता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो अब इस बात को अगर आप गौर से सुने कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो एटम चाहता है कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले, तो उसके पास दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले मेटल से, वो 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर ले नॉन मेटल से। अब ये उसके पास है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मद्देनजर रखते हुए जेल में से दिए गए एटॉमिक नंबर वाले एटम में से कौन सा एटम सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा? मुस्तहकम वो सबसे ज्यादा एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाली होगी। अब यहां पे मैंने एक लफ्ज बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
कन्फिगरेशन किसके बराबर हो, नोबल गैस के बराबर हो, तो वो जो एटम है वो क्या करेगा, वो मुस्तहकम होगा। अगर ये हो जाए ना तो एटम आप समझ लें मुस्तहकम है। अब नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसी होती है, जरा इसको देख लेते हैं। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह होती है कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एटम के 2 शेल हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 और 8। किसी के 3 शेल हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8 8। यानी कि जो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो ए है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लिखता हूँ, 6 वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरह लिखी जाएगी 2 4। इसके तो वैलेंस शेल में 8 नहीं आ रहे। बी की लिखूं तो आएगी 2 6। सी की लिखूं तो आएगी 2 8। तो अब आपने याद रखनी है जो सी ऑप्शन है और सी इंतखाब है ये दुरुस्त है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है, लिहाजा इसका सी इंतखाब दुरुस्त होगा। तो हम सी पे टिक का निशान लगा देंगे, दुरुस्त का निशान लगा देंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है चौथा सवाल, ऑक्टेट रूल क्या है। देखें, ऑक्टेट रूल जो है ना वो ये बताता है कि आपके जो एटम्स हैं उन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं अपने वैलेंस शेल में। ये 8 इलेक्ट्रॉन की वजाहत नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन की वजाहत तो आप ये दे सकते हैं कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, 2 निकाल दिए तो 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो दौड़ है वो ऑक्टेट रूल है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपका दुरुस्त करार पाएगा। तो हमने डी ऑप्शन उसका इस्तेमाल करना है कि ऑक्टेट रूल जो है, डी इंतखाब के ऑक्टेट रूल जो है वो असल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल है। पांचवा, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा निकलता है। देखें, एटम्स मिसाल के तौर पे एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक बी एटम है, उसके वैलेंस शेल में इस टाइम 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन बी के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं, ये असल में ए का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये जाएगा बी के पास। उसकी वजह क्या है, देखें बी के पास है इस टाइम 7 इलेक्ट्रॉन। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक की कमी है, तो वो एक की कमी जो है ना वो ए से इलेक्ट्रॉन लेके बी पूरी कर रहा है। अब बी ने जब इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो उस पर आ गया मनफी चार्ज। ए ने जब इलेक्ट्रॉन बी को दिया तो उस पर आ गया प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब जब ए और बी में पॉजिटिव चार्ज आया तो इनमें बॉन्ड बन गया। ये कब होगा, ये सारा मामला कब तय पाया, जब मेटल यानी कि ए ने नॉन मेटल यानी कि बी को इलेक्ट्रॉन दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये जो ए और बी हैं ये आयन्स हैं, बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन की मुंतकली के नतीजे में इनमें क्या बन गए हैं, आयन्स बन गए हैं। जब आयन्स बन जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मुंतकली से जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, लिहाजा हम इसमें बी की जो इंतखाब है उसको दुरुस्त करार देंगे। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसी होती है। देखिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, हाइड्रोजन की है 2.2। अब होता यूं है कि जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे एटम को जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर जो है ना वो अपनी तरफ खींच नहीं पाता जितना दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे मॉलिक्यूल के 2 सिरे बन जाते हैं, एक सिरा पार्शियल नेगेटिव बन जाता है, एक सिरा पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है और इनमें बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। लिहाजा आपका जो जवाब होगा वो इसमें होगा सी,
पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आगे चलते हैं। दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिन तौर पर होगा। दो नॉन मेटल्स हैं और इनमें जो बॉन्ड बनेगा, अच्छा ये मैंने आपको पहले बताया था, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयोनिक। मेटल मेटल के दरमियान यकीनन मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि दो नॉन मेटल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप कहेंगे कोवलेंट। इसका जवाब होगा ए। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर है ना, वो कहलाता है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि दो एटम्स के दरमियान इश्तराक से वजूद में आता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, आप कहेंगे दो। तो इसका जवाब होगा दो इलेक्ट्रॉन, बी। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे ये है ए, ये है बी। ए कोई भी चीज हो, बी कोई भी चीज हो, ए बी के ऊपर तब आएगी जब ये इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। यानी कि ये जो इसकी डेंसिटी है ए की वो कम होगी तो ये ऊपर आएगी। डेंसिटी कम है तो ये ऊपर आएगी और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएगा। बर्फ, अब बर्फ जो है वो पानी यानी कि बी के ऊपर, मिसाल के तौर पे ए बर्फ है, बी जो है वो पानी है। अब बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरेगी? बर्फ पानी के ऊपर तभी तैरेगी ना जब उसकी डेंसिटी कम होगी। यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो बर्फ लतीफ होगी, हल्की होगी तो ऊपर तैरेगी, पानी कसीफ होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो कसीफ यानी कि पानी बर्फ से कसीफ है। जो आपकी सी इंतखाब है वो आपने इस्तेमाल करना है। अब हम आगे चलते हैं 11वें पे। कोवलेंट बॉन्ड नतीजा है। कोवलेंट बॉन्ड किसका नतीजा है? कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग का, इश्तराक का नतीजा है, सी। C2H2 मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है? देखें, C2H2 असल में है इथाइन का मॉलिक्यूल। ये है इथाइन का मॉलिक्यूल, इथाइन। इथाइन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान इथाइन 3 बॉन्ड होते हैं। कार्बन मुकम्मल तौर पे 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 3 तो कार्बन ने कार्बन से बना लिया, तो एक एक हाइड्रोजन से बना लेता है। ये बन गया आपका इथाइन का स्ट्रक्चर या बॉन्ड्स। अगर आप इन तमाम बॉन्ड्स को देखें तो इसमें मुकम्मल तौर पे 5 बॉन्ड है। 3 ये है, एक ये है चौथा, और ये 5वां। मुकम्मल तौर पे इसमें 5 बॉन्ड है। तो आप इसे लिखेंगे डी ऑप्शन, डी इंतखाब, 5 बॉन्ड। इसका जवाब होगा 5 बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? जैसा कि अभी हमने इथाइन की मिसाल पढ़ी, उनमें कार्बन ने कार्बन से 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। असल में 3 बॉन्ड बनाने के लिए हर एटम को 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करना पड़ता है। यह मिसाल के तौर पे 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक ये साबित कर रहा है कि ये 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि टोटल ये बनाएगा 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन के जरिए। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा लेते हैं ना, उनकी तादाद 6 होती है, क्योंकि हर 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, जोड़ा होता है, वो एक बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, वो 6 होती है, सी। अब हम चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से कौन सा मॉलिक्यूल का एक जोड़ा एक जैसे कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है? अब ये हमें तमाम याद करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड होते हैं।
नाइट्रोजन दूसरे इंतखाब में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड होते हैं। जो इथीन है यानी कि C2H4 उसमें कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होते हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड होता है। डी, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड होता है, और इथाइन के अंदर कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप गौर से देखें तो जो हमने इसमें सी इंतखाब वाला बॉन्ड्स बनाए हैं ये एक जैसे हैं, तो इसमें सी इसका जवाब होगा। आगे चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है? याद रखिएगा पानी में हल पजीर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, और वो कौन से हैं? वो है C6H6A। अब ए मुझे कैसे पता लगा? असल में ना C6H6 है फार्मूला बेंजीन का, और बेंजीन जो होते हैं वो पानी में हल पजीर कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि वो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। आप बाब नंबर 7 के अंदर इसको तफसील से पढ़ सकेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल क्यों नहीं होते। दर्ज झेल में से किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी कि बी में वाले मॉलिक्यूल में पाई जाती है। वजह क्या है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 3 के 3 फ्लोरीन से शेयर कर लेता है, इश्तराक कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर मौजूद बॉन्ड की तादाद हो जाती है 3, यानी कि उसके बाद तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं शेयरिंग के बाद। 2 की फिर भी कमी है, तो BF3 में बोरोन जो है ना वो वजह बन जाता है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी का, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचता है। दर्ज झेल में से कौन सा पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना हुआ होगा। यकीनन A B C में जो C है और D है सिर्फ यही मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है, लेकिन याद रखिएगा जो C ऑप्शन है या इंतखाब है इसके अंदर जो पहला आपके पास दिया गया है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपका सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, चाहे वो C2H2 हो, चाहे वो C2H4 हो, चाहे वह C2H6 हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल आप याद रखिएगा वो नॉन पोलर होता है। तो ये सारे नॉन पोलर हैं सारे। हमसे पूछा जा रहा है पोलर कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ डी इंतखाब बचता है, तो हमने डी इंतखाब लगाना है। दर्ज झेल में से एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमजोर तरीन फोर्स कौन सी है? कमजोर तरीन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। एक तो वजह यह है कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, मॉलिक्यूल्स में फासला होता है, और वो एक दूसरे से यूं समझ लें एक अट्रैक्शन से बनी होती है, ना कि इस्तेकाम के लिए बनी होती हैं। लिहाजा आपका जो सी जवाब है वो दुरुस्त करार पाएगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस सबसे कम होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।